मॉर्निंग स्टूडेंट, आज बीएससी फर्स्ट ईयर के अंतर्गत सेकंड पेपर जिसका कि नाम काइनेटिक थ्योरी एंड थर्मोडायनेमिक्स है। इसमें थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत ही आज की जो हेडिंग है उसका नाम है एंट्रोपी। और आज की सीरीज का जो वीडियो है उसका नंबर है 35। ठीक है, इससे पहले 34 वीडियो बना चुका हूँ। तो ये जो एंट्रोपी है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा पहले बताएंगे। देखिए, जिस प्रकार से हम लोगों ने पढ़ा कि कोई प्रोसेस हमारा आइसोथर्मल है, जिसको कहते हैं समतापी प्रक्रम। समतापी प्रक्रम में टेम्परेचर या ताप स्थिर रहता है। इसी प्रकार से जो हमारा समदाबी प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट रहता है। समायतनिक प्रोसेस होता है, उसमें क्या होता है, हमारा जो आयतन है वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, इसी प्रकार से जो एंट्रोपी है, हमने पहले बताया था 3 फंडामेंटल पैरामीटर होते हैं जिनको कि प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के नाम से जानते हैं। ठीक है, प्रेशर से पी फॉर प्रेशर, प्रेशर से मतलब दाब, ताप और आयतन। 3 हमारे कैसे हैं, ऊष्मागतिकी वेरिएबल हैं। और हमने बताया था ये तीनों आपस में एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। क्या होते हैं, आपस में निर्भर करते हैं। अब बात आती है कि एंट्रोपी की जरूरत कब पड़ी। जो एंट्रोपी है, देखिए एंट्रोपी जो है हमारा क्या है, एक न्यू क्रिएटेड वेरिएबल है या पैरामीटर है। इसकी की आवश्यकता पड़ी उस समय इसको जो है खोजा गया। आवश्यकता कब पड़ी, जब हम थर्मोडायनेमिक्स को स्टार्ट किया तो हमारा सारे कार्य होते चले गए। जब हम आगे पहुंचे तो एंट्रोपी की जरूरत पड़ी। जरूरत इसलिए पड़ी कि कुछ प्रोसेस है जहां पे बता दिया टेम्परेचर के द्वारा इसकी व्याख्या कर रहे हैं, किसी की आयतन द्वारा कर रहे हैं, किसी की वॉल्यूम के द्वारा व्याख्या कर रहे हैं। लेकिन जब सेकंड लॉ आया तो समस्या सेकंड लॉ किस पे डिपेंड करता है, और उस समय ये बताया गया, ये एक नया परत हुआ इसको कि एंट्रोपी नाम से जानते हैं। और इस एंट्रोपी को जो है एस के द्वारा व्यक्त किया गया। इसको एक नया नाम दिया गया कि एस जो है वो एंट्रोपी को व्यक्त करने का इसका प्रतीक चिन्ह है। एंट्रोपी को एस द्वारा व्यक्त करते हैं, यानी कि माना गया कि 4 पैरामीटर हो गए, जैसे कि प्रेशर P, वॉल्यूम V, टेम्परेचर T, ऐसे एंट्रोपी S, यानी PVST 4 पैरामीटर हो गए, जिसमें कि S हमारा एंट्रोपी है। ठीक है, इसी में स्टार्ट करते हैं। ऊष्मागतिकी निकाय की अवस्था को व्यक्त करने के लिए दाब, आयतन, ताप के साथ साथ, देखिए हमने पहले ही बात की है कि प्रेशर है P, आयतन है V, टेम्परेचर है T। ये जो निकाय था, थर्मोडायनेमिक निकाय था, सिस्टम था, इसमें 3 हमने चीज बताई थी कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर आपस में निर्भर करते हैं। हमने बताया था प्रेशर जो है वो फंक्शन है वॉल्यूम और आयतन का, और वॉल्यूम जो फंक्शन है वो दाब और आयतन का, और ऐसे ही टेम्परेचर जो फंक्शन है वो प्रेशर और वॉल्यूम का है। कहने का मतलब ये है कि तीनों के मान एक साथ नहीं बढ़ सकते। अगर एक मान बढ़ेगा तो दूसरा मान घटेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें तीनों को बैलेंस बनाना है। तो तीनों अगर एक साथ चेंज हो गए तो क्या हो जाएगा, वो सिस्टम जो है बैलेंस में नहीं रहेगा और उसकी व्याख्या करना असंभव हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर के साथ साथ एक अन्य वेरिएबल, क्या मतलब वेरिएबल क्या होता है, जो स्थिर ना हो, जिसका कि मान परिवर्तित होता रहे समय के साथ। ठीक है, एक अन्य वेरिएबल राशि की आवश्यकता होती है, जिसे उन्होंने 1854 में एंट्रोपी नाम से व्यक्त किया। जो नया वेरिएबल आया उसको 1854 में एक नाम दिया गया, जिसका कि नाम क्या था, एंट्रोपी। ठीक है, एंट्रोपी नाम से इसको व्यक्त किया गया। ऊष्मागतिकी का अब देखिए ऊष्मागतिकी का 0वां नियम जो जीरोथ लॉ है वो ताप T के कॉन्सेप्ट को व्यक्त करता है। हमने पहले ही बताया था कि अगर 3 निकाय आपस में संतुलन में हैं तो तीसरा निकाय भी तापीय संतुलन में होगा। और हमने बताया था TA बराबर TB बराबर TC, यानी कि तीनों क्या हो जाएंगे, आपस में संतुलन की अवस्था में होंगे। और तीनों में क्या हो रहा था, टेम्परेचर यानी ताप का आदान प्रदान हो रहा है, टेम्परेचर का आदान प्रदान हो रहा है। और उस टेम्परेचर के द्वारा क्या हो रहा है, तीनों निकाय कैसे कहते हैं, ऊष्मागतिकी साम्यावस्था को प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो यानी कि हमारा जीरोथ लॉ जो था वो टेम्परेचर के कॉन्सेप्ट को व्यक्त करता है, तथा पहला नियम dQ बराबर du प्लस dV, ऊष्मागतिकी की आंतरिक
ऊर्जा U की संकल्पना को व्यक्त करता है। हमने फर्स्ट लॉ के बारे में बताया था पिछले वीडियो में। क्या बताया था? किसी भी निकाय को ऊष्मा दी जाती है, निकाय का सिस्टम, उसको ऊष्मा दी जाती है तो वो ऊष्मा क्या होती है? दो भागों में विभक्त हो जाती है। पहला क्या होता है? बाह्य कार्य करने में। दूसरा क्या होता है? आंतरिक ऊर्जा की वृद्धि में। और हमने बताया सिस्टम का जो है अपना एक टेम्परेचर होता है। जब हमने फर्स्ट लॉ की बात की तो हमने ये बताया कि इसमें तीन मूल बिंदु हैं। क्या है? हमने बताया ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है। दूसरा क्या बताया था कि इसमें जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन लागू होता है। तीसरा बताया था कि जो निकाय है उसकी अपनी खुद की आंतरिक ऊर्जा होती है जो टेम्परेचर पर निर्भर करती है। तीन कॉन्सेप्ट थे यहाँ पर। यानी क्या था? आंतरिक ऊर्जा जो है वो क्या होगी? निकाय की जो है वो चेंज होती है, क्योंकि जो हमारा निकाय सिस्टम है उसकी आंतरिक ऊर्जा पहले से ही होती है और जो टेम्परेचर पर निर्भर करती है। यानी यहाँ पे बात आ गई, जो हमारा फर्स्ट लॉ है वो आंतरिक ऊर्जा के कॉन्सेप्ट पर आधारित, क्योंकि आंतरिक ऊर्जा का यहाँ परिवर्तन होता है। जैसे डी क्यू बराबर यहाँ पर डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ? जीरोथ लॉ टेम्परेचर कॉन्सेप्ट आधारित है। फर्स्ट लॉ हमारा क्या है? आंतरिक ऊर्जा के कॉन्सेप्ट को आधारित, इसको यू द्वारा व्यक्त करते हैं। ठीक उसी प्रकार ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम एक नए ऊष्मागतिक चर की संकल्पना को व्यक्त करता है जिसे एंट्रोपी कहते हैं। ठीक है, जो हमारा सेकंड लॉ था ये किस पर निर्भर करता है? उसके लिए आवश्यकता पड़ी किस वेरिएबल पर निर्भर करता है? उसको एंट्रोपी नाम दिया गया। और तुमको ध्यान होगा हमने एक चीज और बताई थी यहाँ पे साथ में, जो हमारा सेकंड लॉ है वो दो स्टेटमेंट पर आधारित है। पहला था क्लासियस स्टेटमेंट, दूसरा हमारा पहला स्टेटमेंट था केल्विन प्लांक स्टेटमेंट। केल्विन प्लांक स्टेटमेंट बताया था हीट इंजन पर आधारित है। और हमने ये भी साथ में बताया था कि हीट इंजन जो है किसी भी इंजन की इफिशियंसी जो है दक्षता 100% नहीं हो सकती, सिंक का होना अति आवश्यक है, जो कि हमारा केल्विन प्लांक का स्टेटमेंट है और ये हीट इंजन पर आधारित था। जबकि हमारा दूसरा स्टेटमेंट था क्लासियस स्टेटमेंट। क्लासियस स्टेटमेंट में बताया था कि ये रेफ्रिजरेटर के सिद्धांत पर आधारित है और सिंक से ली गई ऊष्मा लगातार सोर्स को देना असंभव है, इसके लिए बाह्य सोर्स का होना अति आवश्यक। अगर बाह्य सोर्स नहीं होगा तो उस समय क्या हो जाएगा? वो ऊष्मा लगातार सिंक से लेकर सोर्स को नहीं दे सकता है। ये हमारा सेकंड लॉ था। तो सेकंड लॉ हमारा क्या था? इसके लिए एक नए वेरिएबल की आवश्यकता हुई जिसको कि हम एंट्रोपी कहते हैं। अब बात आती है एंट्रोपी है क्या? एंट्रोपी है क्या और ये किस प्रकार से परिवर्तित होता है? इसके मान में किस प्रकार से वृद्धि होती है और किस प्रकार से इसके मान में कमी होती है? यदि कोई पदार्थ किसी उत्क्रमणीय प्रक्रम में एक स्थिर ताप T पर dq ऊष्मा का अवशोषण करता है तो dq/T उस पदार्थ की एंट्रोपी में वृद्धि कहलाती है। देखिए यहाँ पर एक कैसा है? यदि कोई पदार्थ क्या है? रिवर्सिबल उत्क्रमणीय प्रक्रम ऐसा है जो दोनों ओर चलता है। उत्क्रमण मतलब क्या है कि या तो हम सोर्स से ऊष्मा लें या सिंक से ऊष्मा लें, में एक स्थिर ताप, टेम्परेचर कैसा है? स्थिर है। स्थिर ताप पर dq ऊष्मा का अवशोषण करता है तो dq/T उस पदार्थ की एंट्रोपी में वृद्धि कहलाती है। देखिए यहाँ पर अगर टेम्परेचर को नियत कर दें तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है। टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा तो ds बराबर क्या हो जाएगा? dq बराबर हो जाएगा। यानी कि अगर डेल्टा क्यू का मान बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? फाइनली डेल्टा एस का मान भी बढ़ जाएगा, क्योंकि टी हमारा कैसा है? नियत है। क्योंकि इस टी के मान पर अगर नियत नहीं करेंगे उस अवस्था में यहाँ पर जो है वो वृद्धि नहीं होगी, इसलिए टेम्परेचर का नियत होना अति आवश्यक है। अगर डेल्टा क्यू ऊष्मा का मान बढ़ेगा तो एंट्रोपी का मान भी बढ़ेगा। ठीक है, तथा ds से इसको प्रदर्शित किया था। जो ds है इसके द्वारा परिवर्तित किया। d क्या है? होने वाले परिवर्तन को बता रहा है। यहाँ पे जनरली जो है हमने बताया था कि इसको s के द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसी प्रकार यदि पदार्थ स्थिर ताप T पर dq ऊष्मा का परित्याग करता है, यानी dq ऊष्मा को रिजेक्ट करता है, यानी कि इस ऊष्मा को निकाल रहा है, तो dq/T उस पदार्थ की स्थिर ताप T पर करता है तो उस पदार्थ की एंट्रोपी में कमी को कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर जब ऊष्मा निकालेगा, कोई भी निकाय है ऊष्मा ले रहा है तो मान उसका बढ़ रहा है। अगर वो ऊष्मा को रिजेक्ट कर रहा है उस समय क्या हो जाएगा? क्योंकि एंट्रोपी जो है
वो ऊष्मा के मान पर निर्भर करती है। और यहाँ पे ताप हमारा कैसा है, स्थिर ताप है। स्थिर ताप होने के कारण ऊष्मा के मान में कमी आएगी तो एंट्रोपी के मान में भी कमी आ जाएगी। जैसा कि यहाँ दिया हुआ है dq बराबर ds अपॉन टी, ये क्या है, इसका एक फॉर्मूला है। टेम्परेचर नियत है, यानी कि उस अवस्था में क्या है, जो हमारा ऊष्मा परिवर्तन है वही हमारा क्या हो जाएगा, वही हमारा एंट्रोपी है। इसको चाहे तो ds बराबर टी dq भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर ऊष्मा के मान में परिवर्तन, क्योंकि ये जो हमारा ds है ये न्यू क्रिएटेड पैरामीटर है, वेरिएबल है, इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। इसको 1854 में खोजा गया था। तो यहाँ पर क्या हुआ, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा क्या है, होने वाले परिवर्तन को व्यक्त करता है। अब यहाँ पे बात आती है इसकी विमा क्या होगी। अब देखिए जो इस एस की विमा है वो क्या हो जाएगी, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगी, यानी टेम्परेचर और ऊष्मा में होने वाले परिवर्तन की। ऊष्मा ऊर्जा की वही विमा है। देखिए ऊष्मा की विमा जो है वही विमा है जो ऊर्जा की विमा है, ठीक है, क्योंकि हमने पहले बताया ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप होती है, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा, ऊष्मा ऊर्जा की वही विमा है जो एंट्रोपी तथा परम ताप के गुणनफल के बराबर होती है। देखिए आप ये विमा जो है हमारा क्या हो जाएगा, इसको जो है हमने यहाँ पर इस तरीके से लिखा है, जो विमा इसकी होगी वो क्या हो जाएगा, इसके मल्टीप्लिकेशन के बराबर होती है। कहने का तात्पर्य ये है कि एंट्रोपी जो है हमारा यहाँ पर क्या है, हमने बताया कि ये जो है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के को व्यक्त करता है और उसके कॉन्सेप्ट पर आधारित है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है थोड़ा इन शॉर्ट बता रहे हैं क्या, कि एंट्रोपी जो है जिस प्रकार से हमारा प्रेशर में P कांस्टेंट था, क्या नाम, आयतन कांस्टेंट था, टेम्परेचर कांस्टेंट था, इसी प्रकार से सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में एंट्रोपी नियत होती है। जब एंट्रोपी की खोज हो गई उस समय क्या हुआ, एक साथ हमने 4 पैरामीटर का उपयोग किया। इसका उपयोग हम जो है मैक्सवेल इक्वेशन में बताएंगे। मैक्सवेल इक्वेशन में किस प्रकार से कितने भी हमने इक्वेशंस निकाले उनको मैक्सवेल फॉर्म में परिवर्तित करेंगे, किस प्रकार से करेंगे, उस समय 4 वेरिएबल की आवश्यकता पड़ेगी और वो वेरिएबल होंगे P, B, T और S। चारों का उपयोग करके क्या करेंगे, हम यहाँ इसका उपयोग करके जितने भी समीकरण है सबको मैक्सवेल फॉर्म में परिवर्तित कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो फिर कंटिन्यू करते हैं। धन्यवाद।